हेलो बच्चों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस ट्रांजिस्टर या जिसका पूरा नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जंक्शन ट्रांजिस्टर है यानी कि इसमें भी कुछ जंक्शंस होंगे यानी कि डोप्ड रीजन चाहिए। तो ट्रांजिस्टर जो है वो वैसा डिवाइस है जिसमें 3 डोप्ड रीजन्स होते हैं, मतलब 3 रीजन होंगे, पी एन पी ऐसा कुछ होगा, पी एन पी होगा या एन पी एन हो सकता है। 3 रीजन होंगे, 3 रीजन को ज्वाइन करिएगा तो आपको 2 जंक्शन मिलेगा। तो ट्रांजिस्टर ऐसा डिवाइस होता है जिसमें 3 रीजन होते हैं, 3 डोप्ड रीजन्स होते हैं, फॉर्मिंग 2 पीएन जंक्शंस बिटवीन देम। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसको बाईपोलर क्यों कहते हैं? बाईपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स जिसके कारण करंट फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं, यानी कि पोलैरिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। इसलिए इसको पुराने ज़माने में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी कहते थे। तो ट्रांजिस्टर में देखिए क्या होता है, 3 जो रीजन्स होते हैं उनमें से एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। और एमिटर अगर एन टाइप का है तो बेस होगा पी टाइप का, कलेक्टर होगा एन टाइप का। तो ये हो गया एन पी एन ट्रांजिस्टर। अब इसका नाम एमिटर क्यों है, इसका नाम कलेक्टर क्यों है, अगले स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। तो ट्रांजिस्टर देखिए बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एन पी एन हो सकता है या वो पी एन पी हो सकता है। पी एन पी वाले में क्या होगा, एमिटर होगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, बेस होगा एन टाइप, कलेक्टर होगा पी टाइप। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर में जो 3 रीजन होते हैं उसका नाम एमिटर, बेस और कलेक्टर क्यों है अब मैं वो बताता हूँ। एमिटर वैसा रीजन है, द रीजन विच सप्लाइज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर द करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर। एमिटर जो है वो चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है, छोड़ता है मतलब इंजेक्ट करता है उस डिवाइस में। यानी कि अगर एन पी एन टाइप का ट्रांजिस्टर है तो एन टाइप है यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, एन टाइप में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि एमिटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करेगा। किधर से किधर, एमिटर से वो बेस की तरफ फेंकेगा, इंजेक्ट करेगा। इट इज़ ऑफ मॉडरेट साइज एंड हेविली डोप्ड। ध्यान रखिए एमिटर को हेविली डोप्ड करना पड़ता है क्योंकि इसको सप्लाई करना है ना, इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाई करना है। अगर एमिटर एन टाइप है यानी कि ट्रांजिस्टर एन पी एन टाइप है तो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है। अगर ट्रांजिस्टर पी एन पी टाइप होगा तो उस केस में एमिटर को होल सप्लाई करना होगा। तो उसको क्योंकि सप्लाई करना है इसलिए उसके पास हेवी डोपिंग होना चाहिए, यानी कि खूब भरमार होनी चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की, तभी तो वो दूसरे को सप्लाई कर पाएगा ना। अगर कोई आदमी खुद ही कंगाल है तो दूसरे को क्या सप्लाई करेगा। तो एमिटर को क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट करने होते हैं, एमिट करना होता है, सप्लाई करना होता है, इसलिए हेवी डोपिंग होगी। और साइज उसका मॉडरेट होता है। मॉडरेट कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो साइज है वो बेस और कलेक्टर के बीच में होता है। बेस बहुत छोटा होता है, कलेक्टर जो है वो बड़ा होता है। तो ये तो हो गया एमिटर। बेस होता है सेंट्रल रीजन, बीच वाला रीजन। इट इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। इस बेस को हम लोग बहुत ही पतला क्यों बनाते हैं, लॉजिक उसका ये है कि एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकला और आपका एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो एमिटर से निकले हैं वो सब कलेक्टर में चले जाएं, तभी पूरा सर्किट कंप्लीट होगा और ये ट्रांजिस्टर अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। यानी कि आपका गोल ये है कि एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच जाएं। तो आप इस बेस वाले रीजन को पतला रखिएगा, छोटा रखिएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी कैरियर्स कलेक्टर तक पहुँचेंगे। अगर इस बेस को बहुत लंबा चौड़ा कर दीजिएगा तो उस बेस रीजन में ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा या बेस से करंट निकल करके वापस बैटरी वगैरह में चला जाएगा, क्योंकि अभी इसको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस वो सब भी करना है। तो ट्रांजिस्टर में होता यह है कि जो बेस रीजन है वो बहुत ही थिन होता है और इसकी डोपिंग लाइट होती है। तीसरा रीजन है कलेक्टर। कलेक्टर वैसा रीजन है जो कलेक्ट करता है मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स सप्लाइड बाय द एमिटर। तो एमिटर ने मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, 10 इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई किया है तो उसमें से मेजॉरिटी मान लेते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। कलेक्टर उन 9 इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा,
उसको कलेक्ट करना है, हर तरफ से उसको चाहिए कि भाई आओ आओ इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स मेरे पास आओ, इसका मतलब उसका साइज लार्ज होना चाहिए। तो कलेक्टर इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू एमिटर एंड मॉडरेटली डोप्ड। इसकी डोपिंग जो है मॉडरेट होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमिटर बेस कलेक्टर में सबसे हेवी डोपिंग किसकी होती है, एमिटर की। सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, बेस की। तो ऑब्वियसली कलेक्टर की डोपिंग मॉडरेट होगा, इन दोनों के बीच में होगा। अगर साइज की बात की जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, कलेक्टर का। सबसे छोटा साइज किसका होगा, बेस का। तो मॉडरेट साइज किसका होगा, एमिटर का। तो ये हो गया एक ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स और 2 जंक्शंस। अगर हम लोग दूसरे टाइप ऑफ मटेरियल ले लें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। और ट्रांजिस्टर का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये वाला देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें करंट जो है वो एमिटर साइड से निकल रहा है। ध्यान दीजिए, सिंबल आपको अगर ऐसा दिया हुआ है तो मान लीजिए कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आपको अलग से लिखेगा नहीं। आप इस एरो पे ध्यान दीजिए, एरो अगर ऐसा है कि करंट एमिटर से निकल रहा है, इसका मतलब एनपीएन हो गया। ऐसा क्यों होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमिटर एन टाइप हो गया और हेविली डोप्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ये इंजेक्ट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। किसको सप्लाई कर रहा है, बेस को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। यानी कि करंट जो है वो एमिटर वाले टर्मिनल से निकलेगा, किस ट्रांजिस्टर में, एनपीएन में। तो देखिए यहाँ पर एमिटर से ये करंट निकल रहा है ना, निकल रहा है, तो ये हो गया एनपीएन। इसी का ठीक उल्टा हो जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर क्या होगा, पी टाइप होगा। एमिटर पी टाइप है, इसका मतलब ये होल्स को इंजेक्ट करेगा। होल्स अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट का भी डायरेक्शन यही होगा, क्योंकि होल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो अगर होल के मोशन का डायरेक्शन ये है तो करंट भी इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि करंट जो है वो एमिटर टर्मिनल में घुसेगा। तो देखिए एमिटर टर्मिनल में करंट घुस रहा है ना, देखिए देखिए एरो। तो ये एरो अगर आपको मिल गया तो ये हो गया पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। उसको पहचानने का तरीका होता है कि आप एमिटर पे एरो सिंबल देखिए। अगर करंट एमिटर से बाहर निकल रहा है तो एनपीएन हो गया, अगर करंट एमिटर के अंदर घुस रहा है तो पीएनपी हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर में फ़ायदा ये होता है कि उसको विजुलाइज करना, एनालाइज करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर क्या है, पी टाइप है, तो ये होल्स को इंजेक्ट करेगा। तो होल्स का मोशन का डायरेक्शन और करंट के मोशन का डायरेक्शन तो सेम हो गया ना। तो जब हम लोग इसका इक्वेशन वगैरह लिखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, तो आपको फिर 2 अलग अलग एरो नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में होल्स फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसको विजुलाइज करना, उसका डायग्राम बनाना, उसको समझना रिलेटिवली आसान होता है, बिकॉज कैरियर फ्लो एंड करंट फ्लो इज इन सेम डायरेक्शन। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, लैब में ज़्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होता है। अब ये क्यों होता है बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आर मोर वाइडली यूज्ड। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि 99% सर्किट्स में आप एनपीएन ट्रांजिस्टर ही देखिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर आई डाउट कि कहीं यूज होता होगा। अब ये क्यों होता है, सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैंने पहले बताया था। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एमिटर है एन टाइप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करेगा। यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में सारा जो मोशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो जो होगा वो होल्स के फ्लो के कारण होगा। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहीं देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी देखिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होल्स। ये है ना, ये ज़्यादा है तीनों केस में, जर्मेनियम में, सिलिकॉन में, गैलियम आर्सेनाइड में, हर केस में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे तो इसमें करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, सिंपल लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूवमेंट करता है, कंडक्शन बैंड में, वहाँ पे जगह ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है, ज़्यादा उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता है। होल्स कहाँ होते हैं, देखिए वैलेंस बैंड में,
यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही से मौजूद हैं, आयंस भी हैं, तो होल्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में मूव करते हैं, तो होल्स की मोबिलिटी कम होती है। देखिए होल्स की मोबिलिटी कम है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा फास्ट होता है। इसलिए रियल लाइफ में आप देखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जब हम लोग किसी ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं तो उसके बहुत सारे मोड्स होते हैं कि किस मोड में काम कर रहा है, नॉर्मल मोड में है, कट ऑफ मोड में है, सैचुरेशन मोड में है, वो सब मैं अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला मोड और जो रिलेटिवली ज़्यादा यूज होता है वो होता है नॉर्मल ऑपरेशन या नॉर्मल एक्टिव मोड। नॉर्मल मोड में क्या करते हैं कि जो एमिटर बेस जंक्शन है ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है, इसको कर देते हैं फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर जंक्शन को कर देते हैं रिवर्स बायस। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन तो है ही, एमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। तो जब हम लोग नॉर्मल मोड या नॉर्मल एक्टिव मोड में काम करते हैं तो एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, सब मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और ये तो सिर्फ एक मोड हुआ नॉर्मल मोड, अभी दो मोड और होते हैं, उसके बारे में भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ट्रांजिस्टर आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, हार्डली कभी एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और ट्रांजिस्टर्स आर जनरली नॉट सिमेट्रिकल बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, क्योंकि कोई बोल सकता है ना कि सर इस एमिटर को हम लोग कलेक्टर की तरह ट्रीट करें और कलेक्टर को एमिटर की तरह ट्रीट कर लें क्या, क्योंकि दोनों तो एन है। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो एमिटर और कलेक्टर में सिमेट्रिकल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि दोनों एन टाइप है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एमिटर वो वाला रीजन होता है जो हेविली डोप्ड है, इसकी डोपिंग ज़्यादा होगी, कलेक्टर की डोपिंग कम होगी। एमिटर जो है वो साइज में मॉडरेट होगा, कलेक्टर जो है वो साइज में बड़ा होगा। तो इसलिए ट्रांजिस्टर में आप एमिटर को कलेक्टर और कलेक्टर को एमिटर नहीं बना सकते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स का यूज क्या क्या होता है, दे आर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेज एन एनलार्ज्ड कॉपी ऑफ अ सिग्नल। ट्रांजिस्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है एम्पलीफायर में और स्विच में। कैसे यूज होता है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कैसे होता है। तो क्योंकि अभी हम लोग करंट फ्लो की बात कर रहे हैं इसलिए हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया है, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किसके कारण होता है, होल के कारण, और होल के मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर P+ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इस रीजन को हेविली डोप किया गया है। और नॉर्मल मोड में हम लोग क्या करते हैं, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो देखिए बैटरी जो हमने लगाया है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल P साइड को कनेक्ट कर रहा है, N साइड ये है तो वो नेगेटिव में गया, और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। ध्यान देखिए मैंने अभी बताया था ना, नॉर्मल मोड में ट्रांजिस्टर में एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस हो जाता है और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस है इसलिए देखिए ये जो बेस है ये N टाइप मटेरियल है, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो कलेक्टर है P टाइप है लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसलिए बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी एक सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए इसका मतलब वहाँ पे जो बैरियर पोटेंशियल है घट जाता है। बैरियर पोटेंशियल घट गया इसका मतलब डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड बायस करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो एमिटर है ये यहाँ से होल्स को इंजेक्ट करना चालू करेगा। फॉरवर्ड बायस होने से डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, यानी कि एमिटर साइड से होल्स इंजेक्ट हो जाएगा बेस में और कलेक्टर में। तो इसलिए एमिटर बेस जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस करने से ये हुआ कि बैरियर घटा, बैरियर घटा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ा यानी कि ज़्यादा होल्स एमिटर से निकल करके बेस और कलेक्टर में जा रहे हैं। अब ये बेस जो है वो बहुत ही छोटा है, तो जितने होल्स यहाँ पर जा रहे हैं वो तुरंत कलेक्टर में घुस जाएंगे, बिल्कुल घुस जाएंगे। और हमने बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस भी कर दिया है, तो उससे क्या होगा, याद रखिए जब भी आप एक सेमीकंडक्टर जंक्शन को
रिवर्स बायस करते हैं तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए ये है N साइड और ये है P साइड, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ध्यान रखिए, इस तरह से हायर पोटेंशियल पे N साइड होगा। तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा बेस कलेक्टर जंक्शन पे। जनरली हम लोग ऐसा बनाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बनेगा क्योंकि N साइड तो लेफ्ट में हो गया ना। जनरली जो हम लोग PN जंक्शन डायोड बनाते हैं तो P होता है लेफ्ट में, N होता है राइट में। यहाँ पर N यहाँ पर है, N वाला साइड हायर पोटेंशियल पे होता है, तो बैरियर पोटेंशियल ऐसा होगा। तो बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के कारण बहुत ही हाई बैरियर पोटेंशियल हो गया। अब इधर से लेफ्ट साइड से होल्स आ रहे हैं, होल्स यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जो होल्स आए उनको क्या दिखेगा, उनको तो एक बिल्कुल ढलान दिखेगा कि चलो कूद जाते हैं, कूदेगा ही ना। ये वाला रीजन देखिए क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये वाला रीजन है नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो होल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो होल्स तो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो सारे के सारे होल यहाँ पर छलांग लगा देंगे, ऐसे कूदने लगेंगे, बिल्कुल कूदेंगे। यानी कि जो होल्स एमिटर से स्टार्ट किए अपना मोशन, बेस में पहुँचे, बेस बहुत ही छोटा है इसलिए वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन या वो वापस नहीं जाएंगे। 99% या 90% होल्स जो एमिटर से स्टार्ट किए वो सब के सब कलेक्टर में घुस जाएंगे। क्यों घुसेंगे, क्योंकि वहाँ पर बैरियर पोटेंशियल उनके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है बेस कलेक्टर जंक्शन में, ये कौन सा करंट होगा, यहाँ पर तो आपने रिवर्स बायस प्रोड्यूस कर दिया है। और हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट नहीं होता है, क्योंकि रिवर्स बायस तो डिफ्यूजन को दबाता है। ये क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। और ड्रिफ्ट करंट किसके कारण होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने इसको रिवर्स बायस कर दिया है, तो देखिए बेस जो है वो N टाइप है, उसमें होल्स हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। ये माइनॉरिटी कैरियर्स N से P की तरफ जा रहे हैं, तो ये ड्रिफ्ट करंट है। और ये जो ड्रिफ्ट करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि एमिटर से कितने होल्स आए और उनमें से कितने होल्स कलेक्टर में गए। तो ये करंट फ्लो का मैकेनिज्म हो गया PNP ट्रांजिस्टर में। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म NPN ट्रांजिस्टर में भी होता है, उसमें बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होते हैं तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, और कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर आप कलेक्टर करंट और VBC ये वोल्टेज इसका ग्राफ बनाएंगे, VBC का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर। ये नोटेशन बहुत चलता है ट्रांजिस्टर में, इसलिए इसको समझ लीजिए। जब भी V और सबस्क्रिप्ट में 2 लेटर्स हो, इसका मतलब हो जाता है वोल्टेज ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर। कभी लिख देगा वोल्टेज ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो VBE हो गया। कभी लिख देगा VEB, तो इसका मतलब होगा वोल्टेज ऑफ एमिटर विथ रिस्पेक्ट टू बेस। ये नोटेशन ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाले में यूज़ करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो उसी तरह का यहाँ पर भी नोटेशन चलता है। तो VBC का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर। तो अगर वोल्टेज ऑफ बेस विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जंक्शन रिवर्स बायस है। तो देखिए वोल्टेज आप बढ़ा भी रहे हैं तो भी करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कलेक्टर करंट। क्यों कांस्टेंट है, सिंपल सा लॉजिक है। VBC अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जंक्शन रिवर्स बायस है। तो हम लोगों ने दिखाया था कि रिवर्स बायस में कौन सा करंट फ्लो करता है, ड्रिफ्ट करंट। और मैंने ये भी बताया था कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो इन जनरल वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि रिवर्स बायस करके आपने इतना बड़ा एक पोटेंशियल बैरियर तो बना ही दिया है, ठीक है। तो करंट कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लेफ़्ट साइड से कितने सारे होल्स आ रहे हैं। अगर एमिटर 10 होल फेंकता है तो करंट 10 के बराबर होगा। अगर एमिटर 100 होल्स दे रहा है पर सेकेंड तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो वही आप देखिए, ये जो IC है कलेक्टर करंट, वो एमिटर करंट के साथ इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एमिटर करंट इंक्रीज कर रहा है, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज कर रहा है। करना ही है ना, एमिटर करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये जो एमिटर वाला रीजन है वो ज़्यादा होल्स इंजेक्ट कर रहा है। ज़्यादा होल्स इंजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा होल्स कलेक्टर में पहुंच रहे हैं।
ज़्यादा होल्स कलेक्टर में आ रहे हैं यानी कि यहाँ से ज़्यादा होल्स निकलेंगे, यानी कि IC बढ़ जाएगा। तो जो कलेक्टर करंट है वो इन जनरल इस एमिटर करंट पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ इस बेस करंट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इस एमिटर ने 100 होल्स इंजेक्ट किए और 100 में अगर 5 बाहर भाग गए इस रास्ते, तो यहाँ तो 95 ही मिलेगा। उसी तरह अगर अगले केस में 100 होल्स एमिटर ने दिए और 5 के बदले मान लीजिए कि यहाँ से अगर 10 होल्स भाग गए इस रास्ते, तो यहाँ पर 90 ही मिलेगा। तो कलेक्टर करंट जो है वो इस एमिटर करंट और बेस करंट पे डिपेंड करता है नॉर्मल मोड में, इस VBC पे उतना डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन जैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अब ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भगवान जाने, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, 2-2, 3-3 साल इसको लोग पढ़ते रहते हैं तब भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये हो गया बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ PNP ट्रांजिस्टर। होल के फ्लो को समझाने के लिए मैंने ये बड़ा सा डायग्राम बना है। एमिटर रीजन से होल जा रहे हैं तो ज़्यादातर होल्स जो हैं वो कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। कुछ जो होल्स हैं वो बेस से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, कुछ वापस सर्किट में चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस तरह का फ्लो डायग्राम बनता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एमिटर करंट है वो किसके बराबर होगा। एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये तो KCL से आ जाएगा ना, किरचॉफ्स करंट लॉ से। यहाँ से जितना करंट एंटर कर रहा है वो या तो बेस करंट में जाएगा या कलेक्टर करंट में जाएगा। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होता है ट्रांजिस्टर में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में कैसा भी मोशन हो रहा हो, PNP ट्रांजिस्टर हो, NPN ट्रांजिस्टर हो, फॉरवर्ड बायस हो या नहीं हो, रिवर्स बायस हो या नहीं हो, ये वाला चीज़ तो होना ही होना है। इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। होल यहाँ से चला तो कुछ होल रास्ते में इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएगा, कुछ होल कलेक्टर तक पहुँचेगा। जो होल्स कलेक्टर तक जाएंगे तो वो कलेक्टर करंट बना लेंगे। ये हमने लिखा है IEP यानी कि एमिटर करंट बिकॉज ऑफ होल्स। ये IC हो गया कलेक्टर करंट। IEN इसका मतलब हो गया एमिटर करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं यानी कि करंट इधर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का डायग्राम है, इसलिए आप इस पर इतना दिमाग मत लगाइए। आप ये देख लीजिए कि ये इक्वेशन तो होता ही है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। और यहाँ पर हम लोग 2 रेशियो को डिफाइन करते हैं, अल्फ़ा और बीटा। क्या क्या होता है? अल्फ़ा हो जाता है IC/IE यानी कि कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का रेशियो, और बीटा होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशियो। ये 2 रिलेशन बहुत सिंपल है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होगा? बहुत सिंपल है। आप इस ऊपर वाले रिलेशन में LHS और RHS दोनों को IC से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? IE/IC ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू IB/IC प्लस 1 हो जाएगा। अब IE/IC क्या हो जाएगा? आप यहाँ से देखिए 1/अल्फ़ा हो जाएगा, तो लिख दो भाई, यानी कि 1/अल्फ़ा। दिस इज इक्वल टू IB/IC क्या हो जाएगा? 1/बीटा प्लस 1। अब यहाँ से आप अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या होगा? वो रिलेशन ये हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा/1 माइनस अल्फ़ा। तो आप इसको अलग से याद भी कर सकते हैं या नहीं भी याद करें तो इस 2 रिलेशन को यूज़ करके आसानी से इसको आप 1 मिनट में डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो 3 रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चंस इसी 3 रिलेशन पे सॉल्व हो जाएंगे। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है? अल्फ़ा दिखा रहा है कि अगर IE करंट यहाँ से गया तो कितना करंट यहाँ पर पहुँचा कलेक्टर तक। नॉर्मली अल्फ़ा की वैल्यू 0.9 या 0.95 हो जाती है, क्योंकि जितना करंट आप यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं एमिटर साइड से उसका 90% या 95% करंट कलेक्टर तक पहुँच जाता है। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 0.9 या 0.95 होगी। यानी कि अल्फ़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा क्योंकि कुछ करंट तो IB में भी जाएगा। तो अल्फ़ा जो है वो 1 से छोटा होगा लेकिन बहुत ही कम छोटा होगा। यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगा? एक बहुत ही छोटा नंबर होगा। अल्फ़ा 1 से छोटा है, 0.9, 0.95, 0.97 है।
तो 1 माइनस अल्फ़ा बहुत ही छोटा नंबर होगा। तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा। बीटा 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो इस बीटा को हम लोग कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन रेशियो, क्योंकि ये आपको बताता है कि बेस करंट और कलेक्टर करंट में क्या रेशियो है। और ये बीटा जो है वो जनरली एक लार्ज नंबर होता है, 50, 100, 200, 300 होता है। यानी कि आपको बताता है कि अगर आपने बेस करंट में 1 मिली एम्पियर का चेंज किया किसी एक्सटर्नल सिग्नल के कारण, और बीटा की वैल्यू मान लीजिए कि 50 है, तो कलेक्टर करंट में, कलेक्टर साइड मान लेते हैं कि आउटपुट है, तो कलेक्टर करंट में कितना चेंज हो जाएगा, 50 मिली एम्पियर का। तो ये जो बीटा है ना, ये करंट एम्प्लीफिकेशन को दिखाता है। बीटा कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। अल्फ़ा 1 से छोटा ही होगा, आईसी आईई से छोटा है तो अल्फ़ा 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 के करीब भी होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.9 या 0.95, 0.99 वैसा कुछ होता है। तो इसी टॉपिक पर बेस्ड एक जेई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर इफ 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रीच द कलेक्टर। क्या क्या ऑप्शन सही होगा। कलेक्टर करंट आपको दे रखा है 10 मिली एम्पियर, और ये भी बोल रहा है कि एमिटर से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 90% कलेक्टर तक पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब कलेक्टर करंट क्या होगा, 90% ऑफ एमिटर करंट, यानी कि 0.9 टाइम्स एमिटर करंट होगा। ये समझ में आया सबको मैंने कैसे किया। क्वेश्चन ही लिख करके कह रहा है कि 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई एमिटर रीच द कलेक्टर, यानी कि अगर कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर है तो ये किसके बराबर होगा, 90% ऑफ एमिटर करंट, यानी कि IC इज इक्वल टू 0.9 IE हो गया। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो IE की वैल्यू हो जाएगी IC बाई 0.9, यानी कि 10 बाई 0.9। इसको करिएगा तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 11 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन ये वाला सही है कि द एमिटर करंट विल बी 11 मिली एम्पियर। दूसरा ऑप्शन ये वाला भी सही हो जाएगा। एमिटर करंट अगर 11 मिली एम्पियर है, यानी कि एमिटर ने 11 मिली एम्पियर का करंट छोड़ा दिया, कलेक्टर तक पहुंचा 10 मिली एम्पियर, यहाँ से 11 निकला, कलेक्टर तक 10 पहुंचा, तो बेस में कितना करंट गया, 1 मिली एम्पियर। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो बी और सी सही है। बेस करंट फाइंड करने के लिए कौन सा रिलेशन यूज करिएगा, ये वाला हरफन मौला ऑलवेज ट्रू इक्वेशन, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। IE हमने फाइंड कर लिया 11 मिली एम्पियर, IC दे रखा है 10 मिली एम्पियर, तो IB की वैल्यू हो गई 1 मिली एम्पियर। बी और सी ऑप्शन सही है। और ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसलिए देखिए एमिटर टर्मिनल में करंट का जो एरो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ निकल रहा है।